गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 96 है। 12th आर्ट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कॉमन टॉपिक है। आज की डेट 28 सितंबर 2020 है। साल्ट मार्च लेसन नंबर 13 से। लेसन 13 का साल्ट मार्च आज हमने टॉपिक लिया है नमक सत्याग्रह। यानी ये नमक सत्याग्रह क्या था, इसके विषय में मैं आपको बताऊं। अंग्रेज़ों ने कुछ इस तरह के प्रतिबंध हमारे इंडिया के अंदर लागू किए थे, जिसमें अंग्रेज़ों ने ये नियम बना रखा था कि इंडिया में अपने यहाँ की जो आम पब्लिक है वह नमक नहीं तैयार करेगी, अपने हाथ से नमक नहीं उसका प्रोडक्शन करेगी। उसका सारा का सारा अधिकार अंग्रेजी साम्राज्य का है। वो जब चाहे जब मतलब नमक का उत्पादन कराएंगे और जिस रेट में चाहेंगे उतने मार्केट में बेचेंगे। इससे आम जनता का शोषण हो रहा था। ये कितना व्यापक मुद्दा था, इसमें प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि मुस्लिम हो या हिंदू हो, जैन धर्म के लोग हों या बौद्ध धर्म के या फिर मुस्लिम हो, तो सभी धर्मों के लोग इसको यूज़ करते थे। और ये एक तरह से आम प्रयोग की चीज़ था और सबके भोजन का आवश्यक अंग था। और इस पे अंग्रेजी साम्राज्य ने एकाधिकार लगा करके, उसको प्रतिबंध लगा करके बड़ी ही अड़चन पैदा कर दी थी। उस अड़चन को सुधारने के लिए महात्मा गांधी जी ने आम जनता को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को 78 वॉलंटियर्स के साथ में डांडी मार्च के लिए वो यहाँ से निकले। 78 वॉलंटियर्स के साथ में रोजाना लगभग 10 किलोमीटर चलते थे। 10 किलोमीटर चलने के बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा करते, उनको मोटिवेट करते, भाषण देते और इसके अलावा वो लोगों को ये भी मतलब मोटिवेशन प्रदान करते थे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ा जाना है, अंग्रेज़ों से किस तरीके से हम लोहा ले सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से या फिर उग्र तरीके से या फिर हिंसात्मक तरीके से। उन्होंने बताया हिंसात्मक तरीके से हम कभी भी इन लोगों से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास में स्ट्रॉन्ग नेवल पावर है। अब दूसरा तरीका था शांतिपूर्ण तरीकों से। तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने ये साल्ट सत्याग्रह जो है वो चलाया। इस साल्ट सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अच्छी रही। शुरुआत के अंदर जब 12 मार्च 1930 को ये सत्याग्रह जब शुरू किया गया तो टाइम नाम की पत्रिका ने उनका मजाक बनाया। उनका मानना था कि महात्मा गांधी जी इतने शारीरिक रूप से दुबले पतले, इतने कमज़ोर हैं कि ये अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे वे उसके नज़दीक जाते गए और एक दिन 6 अप्रैल 1930 को वो वहाँ पर पहुँच गए तो 240 किलोमीटर की जो दूरी थी इन्होंने पैदल चल के दूरी की, उसको पूरा किया और आसपास के लोगों को मोटिवेशन भी दिया और इससे भारी संख्या में लोग इनसे जुड़ते चले गए। पहले तो अंग्रेजी साम्राज्य ने इसका कोई इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सारे भारत के लोगों को एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शामिल कर लिया। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इससे जुड़ गया। तब अंग्रेजी साम्राज्य की नींद टूटी और उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उसमें महात्मा गांधी भी थे। 1930 से 1932 तक इसी तरह का चलता रहा। उनके जेल में जाने के बाद भी लोग अपने आप की गिरफ्तारियां दे रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे, विदेशी संस्थाओं को त्याग कर रहे थे। वकील अपनी वकालत करनी छोड़ दी, सरकारी प्रोफेसर्स ने अपनी क्लासेस लेनी छोड़ दी और स्टूडेंट्स ने भी अपने स्कूल और कॉलेज जो गवर्नमेंट के थे, वो जो गवर्नमेंट का प्रतीक थे, उनको छोड़ दिया। इस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक अवरोध पैदा करने के लिए सब किया गया। अंग्रेजी साम्राज्य का सहयोग न करने के लिए किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, नमक सत्याग्रह एक उसकी पृष्ठभूमि था। उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और इसमें जब नमक सत्याग्रह में सफलता इंडिया को मिली, यानी महात्मा गांधी जी के जरिए हमें मिली, तो उससे उनका जोश और भी ऊपर उठा और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जोर शोर से शुरू किया। उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ। उसमें 11 सूत्रीय डिमांड जो कि महात्मा गांधी जी के सामने महात्मा गांधी ने उनके सामने रखा, तो उनकी बातें 11 सूत्रीय डिमांड नहीं मानी गई। इसके अलावा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें कंटिन्यू पार्टिसिपेट किया, लेकिन महात्मा गांधी जी से उनके मतभेद होते थे।
जो निम्न कास्ट के लोगों को अलग से रिजर्वेशन वो दिलाना चाहते थे, जो महात्मा गांधी जी को ठीक नहीं लगता था। उनका मानना था कि हमारे देश को टुकड़े करने जैसी बात है, हमारे देश को कमज़ोर करने वाली बात है, और हरिजन लोग कभी भी सामान्य समुदाय से मिल के नहीं रह पाएंगे, यानी वो कभी भी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। ऐसी सोच महात्मा गांधी जी की थी। महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं था कि हरिजन लोगों को विरोध करना चाहते हैं या फिर उनको ये अधिकार नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें उसका रिजल्ट ये रहा कि कोई मतलब सफलता हासिल नहीं हुई। और 1933 के अंदर ये मतलब 32 में जब ये आंदोलन बंद किया गया था तो उस दौरान लोगों से वादा किया गया, खास तौर पे इस आंदोलन के नेताओं से, महात्मा गांधी जैसे नेताओं से, कि हम आपको आज़ादी भी शीघ्र प्रदान करेंगे, आपकी स्थानीय सरकार के अंदर आपकी अपनी सरकार होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ठीक वैसे ही हालात रहे, आंदोलन का दमन कर दिया गया। तो ये दोबारा से 1933 में आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन आंदोलन की लोकप्रियता एक बार ही कायम होती है, बार बार नहीं होती। 33 से 34 तक चलता रहा, फिर ये कमज़ोर पड़ता चला गया। लेकिन इतना ज़रूर था कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का साक्षी बनी हमारी आम जनता, और उन्होंने मिल करके अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध किया, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हुए कोई भी व्यक्ति हों। इसके अंदर साल्ट मार्च जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट किया गया। 6 अप्रैल 1930 को ये लगभग 24 दिन की यात्रा रही। टाइम नाम की पत्रिका ने इनका मजाक बनाया कि ये वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन इन्होंने वहाँ पहुँच के दिखाया और सफलता के झंडे गाड़े। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को, तो इन्होंने नमक बनाना, अपने हाथों से नमक बनाया, और इनको देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों के अंदर नमक बनाने का और नमक निकालने का काम शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार देखते देखते रह गई कि ये क्या हो रहा है। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च की जो यात्रा है, ये अरब सागर के तट पर दांडी नामक स्थान है, वहां पर जाने के बाद पूरी हुई। नमक कानून जो है वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली हेटेड लॉज इन ब्रिटिश रूल। नमक कानून सबसे ज्यादा ब्रिटिशों में बताया गया है कि जो नमक कानून है, साल्ट लॉ वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली हेटेड लॉज इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान नमक कानून सबसे ज्यादा खतरनाक कानून था, सबसे ज्यादा गंदा कानून इसे माना गया था, क्योंकि इसने लोगों के खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लोगों की व्यक्तिगत आजादी इससे छिन रही थी, इससे बहुत बुरा महसूस किया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट मार्च। साल्ट मार्च का या साल्ट जो जन यात्रा निकाली गई थी, दांडी यात्रा जो निकाली गई थी, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व सीधा सा है, एक तो पूरे विश्व स्तर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत करना, और इसके अलावा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एकजुट करना, बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदारी लेना, ये इसके कुछ प्रावधान रहे। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता कायम किया गया इसके जरिए। इसमें इट वाज द इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट एम.के. गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। सो ये पहली बार था जब महात्मा गांधी ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन ये पहली बार इन्हें विश्व स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता कायम किया गया। फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी, ये सबसे पहली हमारे इंडिया में, जब हमारा देश गुलाम था तो गुलामी के दौर के अंदर पहली राष्ट्रवादी एक्टिविटी थी जो पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर एक साथ एकजुट होकर के हमारे लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए। इसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ इंडियन मास मूवमेंट। इसमें ये अंग्रेजी साम्राज्य को भी ये पता चला कि इंडिया की जो आबादी है या इंडिया की आम जनता है वो कितनी अवेयर है, वो किस तरह से एकजुट होते हैं और किस तरह से खतरा बन जाते हैं, खास तौर पर विदेशी शासन के लिए। इसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसके बारे में बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चलाया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत लोगों को विनय पूर्वक और अंग्रेजी सरकार की आज्ञा को पालन ना करने के लिए आह्वान किया गया था। इसमें अगर कहीं पर भी उनकी आज्ञा का पालन करने से संबंधित कोई विवाद होता तो उन्हें समझाया जाता, यानी किसी को भी हिंसा नहीं करनी है, खासतौर पे ये बात ध्यान में रखी गई। और ये वास्तव में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। अन्य कांग्रेस के नेता भी महात्मा गांधी जी की इस आंदोलन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब महत्व समझते थे। प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। इसमें पहले ये शहरों के अंदर इसका विकास देखने को मिला, फिर धीरे धीरे गांव तक इसकी पहुंच हो गई। पूरे उत्तरी भारत और इसके साथ साथ दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां पे इस आंदोलन के अंदर लोग ना जुड़े हों। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, किसान, जमींदार या
या एक तरह से हम कहें कि जो शासन है, देसी रियासतों के शासक या कोई भी किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक टीचर, सभी लोग इसके अंदर शामिल हुए। रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले तो इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी, लेकिन जब इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी तो वो देखते देखते रह गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बौखला गई, उनकी जड़ें हिलने लगी और उन्होंने तुरंत इस पर काबू करने के लिए हजारों की संख्या में नेताओं को जेलों में बंद कर दिया और दमन चक्र शुरू कर दिया। और इस तरीके से बेशक दमन कर दिया गया हो, लेकिन लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं को वो दबा नहीं सकते थे। हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद पनप चुका था, इससे राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूती मिली और हमारा जो एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पे जो देश को आज़ाद कराने का जो ख्याल था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। महात्मा गांधी जी ने एक सपने को संचार कर दिया था कि हम देश को आज़ादी दिलाना चाहते हैं और हम आज़ादी प्राप्त करके ही रहेंगे। ये लोगों का जो मंसूबा था उसको कामयाब करने में मदद मिली। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है साल्ट मार्च लेसन नंबर 13 से। यू कैन राइट इट, रिवाइज एंड लर्न इट। थैंक यू।